तो जनाब, मेरा नाम विनय सैनी है। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बेसिकली एक डिस्कशन वीडियो है। डिस्कस करेंगे हम लोग क्रेडिट को लेके, उधारी को लेके, जो कि हम दुकानदारों को देते हैं। बहुत से लोग, बट मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, बट बहुत सी कंपनियां मार्केट में दुकानदारों को उधारी देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को उधारी देती है, क्योंकि उनके माइंड में एक चीज़ बैठ चुकी है कि अगर वो उधारी नहीं देंगे दुकानदार उनका माल नहीं रखेगा। अरे लाखों दुकानदार है भाई इस दुनिया में, मत दो ना उस आदमी को उधार जो आपसे उधारी मांग रहा है। और दूसरी दुकानों पे चले जाओ, थोड़े जूते घिस लो, थोड़ा टाइम ही तो ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा मार्केट में। 50 दुकानों की जगह 100 दुकानें कर लो, पसीना बहा दो, खून बहा दो, बट उधारी क्यों देते हो तुम लोग? उधारी से क्या मिल जाएगा तुम लोगों को? तो उधारी के लिए तो देख रहे, मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट की, जिसमें बहुत, ये एक तरीके से एक दलदल है। और प्रॉब्लम किन के लिए? जो बेचारी नई कंपनियां आती हैं, जिनके पास फंड्स उतने नहीं होते हैं, या जो नए हमारे सेल्समैन हैं, जो बेचारे जिनके ऊपर काम करने का प्रेशर होता है, सेल्स का प्रेशर होता है, बट उन्हें ये बोला जाता है कि आपको कैश पे माल बेचना है। तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड सेट हो चुका है कि भाई उधारी पे ही माल बिकेगा, दुकानदार उधारी पे ही माल लेगा। बाकी फर्दर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के सवाल, अगर आप मार्केट में जाते हो, दुकानदारों के पास जाते हो, तो वो किस तरह के जवाब देता है जब आप उसको बोलते हो कि आपको पेमेंट कैश में करनी पड़ेगी। तो 2-3 तरीके के जो बहुत कॉमन सवाल है वो आपसे करता है, या आपको इस तरीके के जवाब देगा। हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, फिर उनके जवाब पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। बाकी ये कि दुकानदार को उधारी क्यों नहीं देनी चाहिए, इस पर भी पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन होगा। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जिनको मुझसे कुछ क्वेश्चन करने हैं, जिनकी कोई क्वेरी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे अपने सवाल कर सकते हो। और वहाँ पे हम लोग, अगर आप अपना कांटेक्ट नंबर भी शेयर करेंगे तो मैं आपको कॉल कर लूँगा खुद ही, और आपसे जो भी आपकी क्वेरी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो हमारा ये पॉइंट है वो ये है कि जब ज़रूरत ही नहीं है उसको उधारी देने की, तो फिर भी हम उसको उधारी क्यों देते हैं? वैसे तो बहुत सारे रीज़न है उसको उधारी देने के लिए। देखिए, रीज़न तो कोई भी नहीं है, मैं तो सारे रीज़न को डिनाई करता हूँ, सारे रीज़न को हम इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसको रिटेलर को या डिस्ट्रीब्यूटर को हमें उधारी देनी पड़े। भाई, तुम्हारा धंधा है, तुम्हारा बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी और रिटेलर का भी, तुमने पैसा कमाना है उससे, ठीक है? तो तुम इन्वेस्टमेंट भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। और हाँ, जो ये सवाल जिस तरह के जवाब देते हैं ना कि माल नहीं बिका तो, या तुम अगले हफ्ते नहीं आए तो विजिट पे, ये वो, उसके भी जवाब में आगे आपको दूंगा, वो कैसे वो क्वेरी उनकी सॉल्व करनी है। बट वो कहीं ना कहीं उनकी ना एक आदत बन चुकी है उधारी लेने की। उनको है ना लेनी ही है उधारी आपसे, उनको आपके पैसों पे ही बिजनेस करना है। यार अच्छी बात है ना, उसका पैसा ही नहीं लग रहा, वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, या फिर जो प्रॉफिट आएगा कहीं और इन्वेस्ट कर देगा दूसरे के पैसे पे। धंधा करता रहेगा, बिजनेस करता रहेगा, तो सबके लिए अच्छा, सबको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं उन्हें क्रेडिट देने की। अब ये देखिए, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैन्युफैक्चर होता है, जो भी कुछ भी बना रहा है, मान लो अपनी नमकीन लेके आया है, या बिस्किट बना रहा है, या फिर क्या कहते हैं, माउथ फ्रेशनर बना रहा है, या फिर कोई ड्रिंक बना रहा है पीने के लिए, कुछ भी बना रहा है, तो उसकी बात करते हैं कि रॉ मटेरियल वो अपनी जेब से लगा रहा है, पैसे लगा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपनी जेब से लगा रहा है, सब कुछ पैसे लगा रहा है। मशीनरी वो खुद खरीद के ला रहा है, उस पर कैश दिया, उसने पेमेंट करी। सैलरी, जो लेबर की सैलरी है वो पे कर रहा है, और 50 तरह के खर्चे, बिजली का बिल, ये बिल, वो बिल, सब पे कर रहा है। तो ये रिटेलर क्यों नहीं अपने बिजनेस में पैसा लगाता? अगर मैन्युफैक्चर अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, खुद कर रहा है सब कुछ, तो ये रिटेलर क्यों नहीं लगाता? इसकी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट खरीद रहा है वो दूसरों से क्यों, दूसरों की इन्वेस्टमेंट पे क्यों खेल रहा है? उसको उधारी क्यों चाहिए? अब जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको भी समझ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर रेंट देता है जी गोडाउन का, परचेजिंग जो है कंपनी से वो खरीदता है, ठीक है? वो माल परचेज खरीदता है, वो कैश पे खरीदता है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर के भी, जो डिस्ट्रीब्यूटर की कैटेगरी है, इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उधारी को लेके। वो ये आ रही है, जो मैंने मार्केट में देखा है, कि बड़ी बड़ी कंपनीज, कुछ कंपनीज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर को लाख, 2 लाख, 3 लाख का उधारी दे देती है। अब वो देती किस लिए है? वो इसलिए देती है क्योंकि उन्हें, उनके ऊपर एक टारगेट होता है, वो एक तरीके से लेके चलते हैं अपनी, वो फोरकास्टिंग लेके चलते हैं कि हमें महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर पूरी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेस होना है। अब प्लेस होने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर कैश पे तो लेगा नहीं, दुकानदार भी नखरे करेगा, सबसे अच्छा तरीका उधारी दे दो।
अब उनके बैकअप में इतना सपोर्ट होता है, उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख अगर उनके बैड डेट्स भी हो जाए, वो मर भी जाए, पेमेंट फंस भी जाए, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ प्लेसमेंट। वो कमाने का सोच ही नहीं रहे पहले साल, वो पहले साल सिर्फ खर्चने का सोच रहे हैं। वो इस माइंडसेट से मार्केट में उतरते हैं। तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचने लगता है कि भाई मेरे को इस कंपनी ने 2 लाख की उधारी दे दी, अब तो मैं सबसे उधारी मांगूंगा। अरे पागल है क्या भाई? एक कंपनी ने तेरे को 2 लाख की उधारी दे दी, क्या तू सबसे 2 लाख की उधारी मांगेगा? एक कंपनी ने तेरे को 20% का मार्जिन दे दिया, क्या तू सबसे 20% का एक्सपेक्ट करेगा? तेल में 20% का कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है तू? आटे दाल चावल में इसमें 20% का मार्जिन कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? तो तू गधा है फिर, कि एक कंपनी ने मुझे ये करके दिया, अब सारी ये कंपनी ये करके देगी मुझे, तो वो फिर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, वो बेवकूफ़ आदमी है मेरी नज़र में। ठीक है, अब रिटेलर पे आते हैं। देखिए, जब डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा खुद लगा रहा है अपनी जेब से, ठीक है, एक्सेप्शन छोड़ गया, वो एक आधी कंपनी जो उधारी देती है उसकी बात छोड़ के, मैन्युफैक्चर अपनी जेब से लगा रहा है, तो ये रिटेलर की उधारी मांगता है भाई। जब ये रिटेलर अपनी दुकान खोलता है कोई भी, उसके इंफ्रा पे पैसा लगाता है, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जितनी भी दुकान का साइज है, जितनी बड़ी है उस हिसाब से, रेंट एडवांस में पे करता है, सैलरी अपने लड़कों को देता है, ठीक है, तो वो फिर परचेजिंग उधारी पे क्यों करता है? एक बार अपने लड़कों को बोल के देखे ना, जो लड़के दुकान पे काम करते हैं, भाई मेरे को ना उधारी दे दो, महीने 2 महीने बाद आपकी सैलरी दे दूंगा, तो उसके गाल पे चाटा मार के जाएंगे। अब देखिए आगे समझते हैं एक चीज और, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिटेलर बिजनेस, उसका दुकान खोली है, जीएसटी नंबर ले रखा है, बिजनेस कर रहा है, अकाउंट खुलवा है, सब कुछ उसके नाम पे, बिजनेस चल रहा है उसके नाम पे, कल को लोन लेने जाएगा वो भी उसी का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बिजनेस उसका, इनकम जो कमाएगा माल बेच के, जो कि उधारी का माल है, हराम का माल है, वो लेके वो कमाएगा उससे, ठीक है, वो इनकम उसकी। प्रोडक्ट की पोजीशन उसकी, प्रोडक्ट की पोजीशन मतलब कि जो माल बेचारे कंपनी वाला रख के गया है, ठीक है, कोई कंपनी आई है कि भाई दुकानदार ने तो बोल दिया माल बिकेगा नहीं, रख जाओ, तो वो बेचारे को, उसको, वो बेचारा इतना मजबूर है कह लो आप, या मेहनत नहीं करना चाहता ये कह लो, कि वो अगली दुकान पे चढ़ना ही नहीं चाहता, या दिन में 50-100 दुकानों पे जाना ही नहीं चाहता, खून पसीना बहाना ही नहीं चाहता, तो वो ये सोचेगा मार्केट तो है ही ऐसा, उधारी पे ही बिकेगा, तो वो बेचारा वहां माल रख गया। अब माल की पोजीशन दुकानदार के पास, एक्सपायरी अगर कुछ होगी, मान लो डेट निकल गई, ओवर डेट हो गया, तो वो एक्सपायरी आपको रिटर्न कर देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आगे कंपनी को। डैमेज भी, किसी तरह का भी डैमेज होता है, रैट कटिंग हो गई, मान लो पैकेट फट गया किसी भी तरीके से रखने रुखाने में, तो वो भी आपको रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद मार्जिन भी आपसे ज्यादा से ज्यादा मांगेगा, नेगोशिएट करेगा, मार्कडाउन मार्जिन मांगेगा, एमआरपी पे मार्जिन मांगेगा, फिर भी आपको पेमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? फिर तो डिलीवरी के टाइम पेमेंट दे दे, मैं कह रहा हूँ 1%, 2% की सीडी ले ले, पर पेमेंट तो कर दे। नहीं, क्योंकि हराम के खाने की आदत लगी हुई है, दूसरों के पैसे पे खेलने की आदत लगी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे पे खेलने की, कंपनी के पैसे पे खेलने की आदत लग गई है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई है ना, बहुत सारी कंपनियां आ गई मार्केट में, तो भाई अपनी मनमानी तो करेंगे ये। अब मैं कायदे से एक चीज बोलता हूँ कि कायदा ये कहता है कि जिसके पास माल की पोजीशन है उसे पेमेंट करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। आपको लगता है माल नहीं बिकेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी दुकानदार सवाल पूछते हैं जब सेल्समैन जाता है, इस तरह के जवाब देते हैं, भाई माल नहीं बिका तो तू अगले हफ्ते आया नहीं तो मेरे पे विश्वास नहीं है, फालतू की बकवास करते हैं विश्वास की, कि मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, मैं पैसे दूंगा नहीं तुम्हारे। तो तो भाई सिंपल सा इसका एक ही जवाब है कि जिसके पास माल की पोजीशन है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर तेरे को ये लगता है कि भाई तू नहीं पे कर पाएगा उस चीज के, तो उतना पैसा, क्या कहते हैं, उतना माल ही मत ले, सिंपल सी बात है, उतना माल ही मत खरीद, थोड़ा सा माल ले ले, ज्यादा माल खरीदने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इन सबसे तो यही पता चलता है कि सबसे समझदार तो कौन है? रिटेलर है। अपना पैसा लगाया नहीं, सिर्फ दुकान खड़ी कर दी, इंफ्रा पे पैसा लगा दिया, बस कस्टमर आने चालू होने चाहिए, बस एक ही चीज की वो प्रे करता है कि कस्टमर आ जाए, बस पैसा लगाने नहीं, उधारी पे माल आएगा, माल बिकता रहेगा, बिल टू बिल चलता रहेगा, किसी को पैसे नहीं देने। अब देखिए ये तो छोटे दुकानदार हो गए, रिटेलर हो गए। बड़े बड़े दुकानदारों की, बड़े बड़े स्टोर की तो कहानी बहुत अलग है। ये तो इतनी ज्यादा इनकी, मैं क्या बोलूँ, ऐसे वर्ड यूज करने पड़ते हैं कि हराम गर्दी है इनकी इतनी ज्यादा, कि ये लोग खा जाते हैं बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को और बड़ी बड़ी कंपनीज को। वो किस तरीके से, अभी कुछ दिनों पहले मैं वहाँ गया था, कृष्णा सुपर मार्केट गया था, मेरे को अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लिस्ट करवाना था वहाँ पे। मेरी खुद की कंपनी नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, ये मैंने आपको बताया ही था पहले। तो वहाँ पे लिस्ट करवाना था, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वहाँ पे गया था। तो भाई साहब वहाँ पे मीटिंग हुई, तो वो कहते हैं कि जी
पहले तो 3 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्या कहते हैं, लिस्टिंग के। वो भी 1 साल की फीस है और वो भी नॉन रिफंडेबल, वो वापस नहीं आएगी। उसके बाद 1 साल बाद डिस्प्ले काटेंगे अलग से, हर महीने का हिसाब चलेगा। 3 लाख रुपए तो ये जमा करवा लिए इन्होंने अपने नए धंधे के लिए, ठीक है। अब सोच लो कितनी कंपनियों से कितना पैसा इकट्ठा करते होंगे लोग। उसके बाद आपने, आपकी जो माल की पेमेंट होगी, पहले बिल की पेमेंट होगी 90 दिनों बाद। तो यानी पहला महीना माल गया, मान लो 50,000 का, 50,000 वो। दूसरा महीना आप भी एक्सपेक्ट करोगे ना सेल आए, जब आपने इतने पैसे दिए हैं तो आप भी एक्सपेक्ट करोगे सेल आए हर महीने की 50,000 की, या जितना भी आपने एक्सपेक्ट किया होगा, जितनी भी फोरकास्ट की होगी। तो हम 50,000 का एक नंबर ले लेता हूँ मैं, 50,000 पहले महीने, दूसरे महीने 50,000, तीसरे महीने 50,000, तीसरे महीने के एंड में वो पहले मंथ की पेमेंट आएगी। यानी एक तरीके से आपका 1.5 लाख रुपए फंस गया। और अगर उसने मना कर दिया या पेमेंट लेट करी तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ के रिक्वेस्ट कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। और वो फिर भी नहीं देता तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके अगेंस्ट केस लड़ सकते हो। वो भी मुझे पता है 90% लोग उसके मतलब उस तरफ नहीं सोचते या उस तरफ नहीं जाते। वो सोचते प्यार से पेमेंट आ जाए। प्यार से पेमेंट आने के लिए वो आपको चौथे महीने की भी बिलिंग करवाएगा, 50,000 वो करवाएगा, फिर आपके 2 लाख हो गए। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो अमाउंट बढ़ जाता है और थोड़ी थोड़ी पेमेंट आपको करता रहेगा। ऐसा नहीं है नहीं करेगा, बट थोड़ी थोड़ी। 2 लाख का माल आपका हो गया तो मान लो 50,000 की पेमेंट करती, 1.5 लाख फिर आपका अटक गया। इस तरीके से आपको अटका के रखेगा और आपका खून चूसता रहेगा और आपको परेशान करता रहेगा। अभी आपकी मर्जी है कि आपको इस तरीके से काम करना है नहीं करना। मैं तो कहता हूँ अपने पे ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, जूते घिसिए, खून पसीना बहाइए, मेहनत कीजिए। आपको कैश वाले लोग भी मिलेंगे और टाइम लगेगा, बट आप स्टैंड हो जाएंगे। अगर आपके पास फंड्स उतने नहीं हैं और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो तो यार मार्केटिंग पे खर्च कीजिए, यार सोशल मीडिया पे खर्च कीजिए, सेल्समैन पे खर्च कीजिए, हर हफ्ते की विजिट करवाइए। इन चीज़ों पे पैसा खर्चिए, ना कि इन फालतू हरामखोरों पे पैसा लगाइए। इन बड़े बड़े रिटेलर्स को पैसा दीजिए और इनको उधारी दीजिए। उधारी तो बिल्कुल नहीं देनी है आपको, क्योंकि उसके बाद आप ही का पैसा यूज करके उसी से प्रॉफिट कमा के उसके बाद आपको 3 महीने परेशान करके आपका पैसा वो रिटर्न करते हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि जो जिन्होंने इतने एम्प्लॉयज रखे हैं ये, और एम्प्लॉयज भी कंपनी दे देती है। बड़े बड़े स्टोर्स पे तो एम्प्लॉय भी प्रमोटर जो देती है वो कंपनीज देती है। अब देखिए, अगर मान लो कि मैक्सिमम कंपनी ने प्रमोटर दे दी है, ठीक है, वो अपने रैक को, अपनी शेल्फ को साफ करेगा डेली आके, सॉरी, डेली आके साफ करेगा, ठीक है, माल पूरा लगाएगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे एसक्यू सही जगह पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, A to Z अपने अपने जो शेल्फ है उसकी, जो रैक है उसका पूरा टेक केयर करेगा, उसका ध्यान रखेगा। तो ऐसी अगर मान लो कि 50% कंपनी ने भी दे दिए प्रमोटर, तो उनका 50% एम्प्लॉय की कॉस्ट तो बच गई ना वहाँ पे। नहीं तो उनको एम्प्लॉय रखने पड़ते, उनकी साफ सफाई, जो माल को प्लेस करना, जो बिक गया कस्टमर को अप्रोच करना। माल भी बेचने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ी, कस्टमर को खुद जाके वो अप्रोच कर लेते हैं प्रमोटर जो कंपनीज देती है। तो उनकी तो 50% कॉस्ट ऐसी बच गई। तो देख लो वो आप लोगों से, कंपनी से कितना ज़्यादा मतलब कमाते हैं और आप लोगों का खून चूसते हैं। अब देखिए, चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए 3 तरह के पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो मैंने मार्केट में बहुत ज़्यादा नोटिस किए। हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो और भी तरह के सवाल हो सकते हैं दुकानदारों के, या उस तरह के जवाब दे सकता है जब हम उनसे बोलते हैं कि पेमेंट आपको माल मिलने पे करनी पड़ेगी, डिलीवरी पे करनी पड़ेगी और आपको कैश देना पड़ेगा, या आप चेक दे देना। ठीक है, चेक तो हम बोलते हैं, बल्कि आप आगे का दे दो, 15 दिन का, 20 दिन का भी दे दो तो भी चलेगा, बट आप हमें चेक दे दो या आप कैश दे दो। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं या फिर इस तरह के जवाब आपको देते हैं। तो पहला जो इनका सवाल होता है, ये बोलते हैं माल नहीं बिका तो। फिर हमें लगता है जो नए बेचारे सेल्समैन होते हैं या जिन्होंने नया स्टार्टअप अपना शुरू किया है और मार्केट में खुद ही अपना माल लेके उतर गए हैं, वो बेचारे इतने मार्केट को जानते नहीं है, समझते नहीं है, दुकानदारों को इतना जानते नहीं है, समझते नहीं है। तो वो इस तरीके सवाल में फंस जाते हैं और वो सोचते हैं हाँ यार माल नहीं बिका तो। इसकी भी बात सही है दुकानदार की भी, कि अगर माल नहीं बिका तो इसके तो पैसे फंस जाएंगे, ये भी बात सही कर रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उनको सीधा उनको ये बोलना चाहिए, जब वो आपको ये सवाल करते हैं कि माल नहीं बिका तो आप उनको सिर्फ एक ही बात बोलिए कि भाई साहब माल नहीं बिका तो आप कम ले लो ना यार, आप कम का माल ले लो। आप जरूरी आपको 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 का माल उनको देना है या फिर दुकानदार को उतना माल खरीदना ही है, आप कम का ले लो यार, 1,000 का ले लो, मैं कह रहा हूँ 500 का ले लो, 600 का ले लो, 700 का ले लो, 300 रुपए का माल ले लो। अगर वो इस तरीके का थोड़ा सस्ती क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्वालिटी का सॉरी, अगर वो उस कैटेगरी में आता है कि जिसकी एमआरपी ज़्यादा नहीं है, तो आप कम माल ले लीजिए यार। आपको ज़रूरी है आपको 5,000 का माल लेना है। देखिए
मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जिसके पास पोजीशन है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो पोजीशन चाहे तो मैन्युफैक्चरर के पास है तो भाई उसके पास माल रखा हुआ है, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया तो उसे कायदे से पेमेंट करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरर को उसी वक्त। और वो माल जैसे रिटेलर के पास आता है तो उसको उसी वक्त पेमेंट करनी होगी या करनी चाहिए उसी वक्त। तो देखिए सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जिसके पास पोजीशन है, जिसके पास माल पड़ा है, उसको पेमेंट कर देनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको सीधा बोलना है बाबूजी या मालिक या जो भी आप अपने शब्द यूज करते हो उनके लिए आपको बोलना है कि आप माल कम ले लीजिए। आप मत लिखवाइए 5,000 का माल, मत लिखवाइए 2,000 का माल, मत लिखवाइए 3,000 का माल। आप 500 रुपये से स्टार्ट कीजिए, 800 रुपये से स्टार्ट कीजिए और 1,000 रुपये से स्टार्ट कीजिए। अगर वो 500, 800, 1,000 रुपये के देने के लिए भी आपको नखरे कर रहा है या बहाने बना रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो ऐसे इंसान को तो आपको 1 रुपये का माल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको नीयत ही नहीं है आपको पेमेंट करने की। वो इतना भरा हुआ है या वो इतना मार्केट की तिगड़म जानता है या उसका दिमाग इतना चलता है या फिर वो इतना पुराना है, एक्सपीरियंस्ड बंदा है कि उसे पता है कि सामने वाला बंदा मुझे उधारी पे दे जाएगा या ये नहीं दे के जाएगा तो कोई और दे जाएगा। तो उसे उधारी की, हराम की खाने की आदत लग गई है, इसलिए वो आपसे माल नहीं लेगा। और जो 500 1,000 की पेमेंट ना करे तो उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको हराम की खाने की आदत है, उधारी की खाने की आदत है, तो वो आपसे माल नहीं लेगा। अदरवाइज 500 1,000 रुपये आपको कोई भी दुकानदार पे कर देगा। अब देखिए एक सवाल और होता है दुकानदारों का कि अगले हफ्ते ले जाना, आप एक काम करना, माल दे दो अगले हफ्ते ले जाना, ठीक है। और उसके बाद वो बोलते हैं विश्वास नहीं है क्या। अब सेल्समैन ज़्यादा फोर्स करता है या आप अपना माल लेके जाते हो, आप थोड़ा बोलते हो तो उनको बोलते हैं आपको विश्वास नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है तो ले जाओ। अब यहाँ पे है ना ये विश्वास वाली जो ये एक सपोर्ट है ना, विश्वास वाला सपोर्ट। देखिए विश्वास जो वर्ड होता है बड़ा पवित्र वर्ड होता है, बड़ा स्ट्रांग वर्ड होता है, तो वो इसका यूज करते हैं कि विश्वास नहीं है कि अब सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, वो ये तो बोलेगा नहीं है विश्वास। अगर ये बोल देगा तो वो बोल देगा कि ले जाओ अपना माल, ठीक है। तो वो गलत प्रूव हो जाएगा ना कहीं ना कहीं सेल्समैन, और जो आप माल लेके गए हो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्समैन जो भी है वो गलत प्रूव हो जाएगा। तो वो इस वर्ड का यूज करते हैं बड़ी होशियारी के साथ और सीधा बोलते हैं आपको विश्वास नहीं है क्या। तो विश्वास पे तो आपको ये बोलना चाहिए उनको सीधा ही कि ये बात देखिए आप उनको बोल नहीं सकते, बट फिर भी आपको अपने अंदर क्लियर होनी बहुत जरूरी है, तभी आप कैश पे काम कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने अंदर से क्लियर नहीं होगे ना, तो आपको ये खुद ही लगने लगेगा यार ये तो ट्रेंड ही ऐसा है, ये तो मार्केट चलती ही ऐसी है, उधारी पे ही चलती है, ये तो काम ही ऐसी होता है, उधारी का ही काम है, तो आप ये समझने लगोगे। देखिए जो आप ट्रेंड सेट करेंगे, जिस तरीके का आप घर बनाएंगे, घर उसी तरीके का ही बनेगा। ये उधारी का ट्रेंड सेट हो चुका है तो ये भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। अगर आज हम कैश वाला ट्रेंड लेके आए, आज हम कोशिश करें एक तरीके से हम दुकानदार को उधारी पे ही माल दे, तो वो ट्रेंड सेट हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका आपको ये अपने पहले तो खुद से क्लियर होना पड़ेगा कि भाई जरूरी नहीं है उधार देना, कैश पे भी काम होता है और आगे होगा, और ये ट्रेंड हम चेंज कर देंगे उधारी वाला। तो देखिए अब एक चीज अपने मन में भी आपको ये क्लियर रखनी पड़ेगी कि देखिए हर काम करने का एक तरीका होता है, एक कायदा होता है, एक कानून होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आप उधारी दोगे ठीक है, उधारी आप दे दोगे, बट आपकी कहीं ना कहीं पेमेंट फंसने लगेगी, बैड डेट्स हो जाएंगे, कुछ पैसे आपके मरने लगेंगे, उससे आपका नुकसान है, आप बिजनेस नहीं कर पाओगे इस तरीके से। तो एक कायदा और कानून वो फॉलो कीजिए, उसी पे ही टिके रहिए, उसको चेंज मत करिए और उसी पे और उस पर काम कीजिए। अब जैसे दुकानदारों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई बिजली का बिल भी आता है आपकी दुकानों पे, ठीक है, महीना रोक लोगे, 2 महीना रोक लोगे, 3 महीना रोक लोगे, तीसरे महीने आके ना वो BACS वाले आपका बिल वो कनेक्शन काट जाएंगे और उसके बाद पेनल्टी अलग मारेंगे, और ज़्यादा बहस करोगे तो 2 चाटे अलग लगाएंगे, ठीक है। उनको क्यों नहीं बोलते भाई मेरा आगे ले लेना, उधारी दे दो मेरे को, विश्वास नहीं है क्या, दूंगा नहीं क्या, ये सब बातें उनके सामने क्यों नहीं करते? क्यों? गवर्नमेंट सुनेगी ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है उधारी देगी तो बेचारी गवर्नमेंट भी दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, वैसे ही नुकसान में रहती है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे उधारी देने लगी तो हो गया काम गवर्नमेंट का। तो उनके सामने ये बातें नहीं करेंगे, विश्वास नहीं है क्या, अगले हफ्ते ले जाना, बाद में ले जाना, चांटा मारेंगे भाई, ऐसे नहीं होता काम। और जो दुकानदार रेंट की दुकान ले रखी है, मान लो उसने, लैंडलॉर्ड को क्यों नहीं बोलता कि एडवांस में वहां रेंट क्यों पे करता है, उसको क्यों नहीं बोलता भैया अगले अगले महीने ले जाना, भैया 2 महीने बाद ले जाना, भैया अगले हफ्ते ले जाना, विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, भाई साहब बाहर खड़ा कर देगा कान पकड़ के और सामान फेंक देगा सारा का सारा।
तो ये सब बकवास की बातें हैं। ये ऐसे वर्ड है ना, वो विश्वास वाले आपके सामने यूज करते हैं और इन वर्ड को यूज करके आपका मुंह बंद करवा देते हैं और आपको कहीं ना कहीं एहसास दिला देते हैं कि भाई अगले ही हफ्ते आना पड़ेगा या अगले बिल टू बिल चलना पड़ेगा या फिर उधारी ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये लोग दुकानदार आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं एक तरीके से। देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि अगले हफ्ते अगर तुम वापस नहीं आए तो उनका ये हमेशा रहता है। सेल्समैन होते हैं, बहुत सारी कंपनियां करती भी हैं, नए नए लोग आते हैं मार्केट में, माल दे जाते हैं, उसके बाद वापस नहीं आते हैं, विजिट प्रॉपर नहीं रहते हैं। तो दुकानदार का अगर माल नहीं बिकता तो वो क्या, उसको ये लगता है कि मेरा लॉस हो गया, तो वो इस तरह का भी सवाल पूछता है, भाई अगले हफ्ते तुम नहीं आए तो मेरा तो माल पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा और ये नहीं बिका तो हो गया मेरा काम, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। तो तुम अगले हफ्ते बाद में पेमेंट लेके जाना जब ये बिक जाएगा। तो भाई इसमें मैं दुकानदारों के लिए, देखिए वैसे तो ये पॉइंट सबको समझने की ज़रूरत है, आप सभी समझिए, पर दुकानदारों को मैं स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, हर इंसान को बोलना चाहता हूँ मैं जो एफएमसीजी से जुड़ा है या जो भी सेल्स से जुड़ा है उनके लिए। ये देखिए एक कहावत है कि बेचने वाला होना चाहिए, वो मिट्टी भी बेच देता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ बनती है ना वो बिकती ज़रूर है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है ना तो बिकने के लिए ही तैयार हुआ है और वो बिकेगा ज़रूर। उसको बेचने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर उसकी कमियां हैं उसके अंदर तो उसकी कमियों को दूर किया जाए, उसकी प्रॉब्लम पे बात किया जाए, वो सॉल्यूशन निकाल के फिर उसको मार्केट में दोबारा लॉन्च किया जाए, फिर उसको बेचा जाए। बट जो चीज़ बनती है वो ज़रूर बिकती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप दुकानदार हैं, जो भी हो आप, जो चीज़ बनती है वो बिकेगी ज़रूर। और दुकानदारों को एक चीज़ और, अगर आप दुकान खोलकर बैठे हो यार, अगर मान लो कोई आपको मान लो माल दे भी गया, आप उससे परचेजिंग मत करो ना 5-10 हज़ार की, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में कहा 3 हज़ार का माल मत लो। आपको पैसे देने हैं और आपको यकीन नहीं है कि वो वापस नहीं आएगा और आपको पेमेंट कैश पे करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, माल ले रहे हो तो पेमेंट देनी पड़ेगी। और आपको पर ये लगता है कि अगले हफ्ते नहीं आएगा तो 500 रुपये का माल ले लो ना यार, 1000 रुपये का माल ले लो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप मार्केट में दुकान खोलकर बैठे हो तो आप बेचने के लिए बैठे हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप उसको बेच लोगे। अगर आप बेचने के कैपेबल नहीं हो, अगर आपको लगता है कि ये नहीं बिकेगा या नहीं मैं बेच पाऊंगा, तो आपको दुकान बंद कर देनी चाहिए, उसका शटर डाउन कर देना चाहिए, कुछ और काम करना चाहिए, वो काम आपके लिए है ही नहीं। और अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरी दुकान तो बहुत चलती है, मैं तो कैडबरी का इतना माल बेचता हूँ, मैं मैगी का इतना माल बेचता हूँ, मैं शक्ति बुक का इतना माल बेचता हूँ, मैं पार्ले जी का इतना माल बेचता हूँ, तो आपसे बड़ा गधा और आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्योंकि ये जो माल है ना, ये जो कंपनीज है, ये इनको इनको 50 साल 60 साल 100 साल मार्केट में हो चुके हैं, ये इतना पैसा बहा चुके हैं ना मार्केट में, मार्केटिंग से लेके सेल्समैन के ऊपर से लेके हर चीज़ के ऊपर से, चैनल सेल्स से लेके हर चीज़ के ऊपर इतना पैसा बहा चुकी है कि हर कस्टमर की दुकान पे, हर इंडियन की दुकान पे ये पार्ले जी, कैडबरी, मैगी, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो नहीं जानता होगा कि मैगी क्या होती है, ये कैडबरी की चॉकलेट क्या होती है, पार्ले जी का बिस्किट क्या होता है। आप किसी भी जगह चले जाओ, गांव में चले जाओ या शहर में चले जाओ, बड़ी छोटी जगह कहीं भी चले जाओ, सबको पता होता है कि मैगी क्या होती है या पार्ले जी का बिस्किट क्या होता है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं ये माल इतने का बेचता हूँ ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है, क्योंकि ये माल ना खुद बिकता है, ये अपने आप से ही बिकता है। इसके सेल्समैन आप नहीं हो, ये खुद ही अपने माल के सेल्समैन है, ये नाम से बिकता है। ग्राहक आता है तो अपने आप उठाता है, ग्राहक आता है तो अपने आप मुंह से बोल के मांगता है। आपको अगर आप समझते हो ना कि आप दुकानदार हो और एक सही मायने में सेल्समैन हो, मैं तो इतने का माल बेच देता हूँ, तो आप उस माल बेचने के लिए बने हो जो कि अपने आप से नहीं बिकता, या जिसकी ऐड टीवी पे नहीं आती, या जिसको लोग जानते नहीं है, जो इतना फेमस नहीं है, जो अपने आप से लोग उठाते नहीं है या अपने आप से लोग मांगते नहीं है, आप उसको बेचो ना, तो मैं मानूंगा कि आपने हाँ भाई दिन में इतना माल बेचा। आपकी प्रोडक्टिविटी तब निकल के आएगी जब आप वो आइटमों पे फोकस करके उन माल को बेच देते हो जो कि लोग नहीं जानते। तब आप वो कैलकुलेशन कीजिए कि दिन में ऐसा कौन सा माल है जो मैंने बेचा जो कि लोग नहीं जानते, जो कि वेल नोन ब्रांड नहीं है, जो कि किसी को जो जिसके बारे में ना बच्चा जानता है, ना बूढ़ा जानता है, ना जवान जानता है। वो माल आपने पूरे दिन भर में 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000 का बेचा। कितना बेचा आपने? अगर आपने इतने का बेचा तब आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, तब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपने दिन में कितना काम किया। अदरवाइज ये कैडबरी, मैगी, पार्ले जी बेच के आप सोच रहे हो कि मैंने 12 घंटे में इतने का माल बेच दिया, सर्फ एक्सेल रिन इतने का बेच दिया, तो आप तो गधे हो फिर, मतलब आप बेवकूफ़ आदमी हो और कुछ नहीं हो आप, क्योंकि ये आइटम अपने आप बिकती है
और अपने आप बिकने वाली आइटमों के लिए सेल्समैन की ज़रूरत नहीं होती है। जो आइटम खुद से नहीं बिकती, जिनको लोग नहीं जानते, सेल्समैन की ज़रूरत सिर्फ उनके लिए होती है। अब आप कहोगे कि भाई कैडबरी, मैगी और क्या कहते हैं पार्ले जी, रिन, सर्फ एक्सेल, इनके लिए सेल्समैन क्यों रखती है कंपनी? ये फ़ोन पे भी तो ऑर्डर ले सकते हैं। तो भाई सिंपल सा सवाल है, कंपनी इनको बेचने के लिए कभी नहीं रखती। कंपनी इनको रखती है माल ठोकने के लिए। दुकानदार के पास जाएगा सेल्समैन, वो बोलेगा जी इसके इतने डब्बे कर दो, इसके इतने डब्बे कर दो, या इसके इतने कार्टन कर दो, पार्ले जी के, रिन के, सर्फ एक्सेल के, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, वेल नोन ब्रांड की, इतने कर दो। अब सेल्समैन का टारगेट ज़्यादा होगा, उससे उससे ऑलमोस्ट डबल का होगा। तो वो क्या करेगा, इतना तो वो अपने आप ही बिक रहा है, इतना तो वो दुकानदार खुद से ही ऑर्डर कर रहा है, तो उसके उस वक्त उसके माइंड में क्या होगा कि इतना तो ये अपने आप ही ले रहा है, मेरे को मेरा टारगेट ये है, डबल का टारगेट है उससे। तो वो क्या है, फिर उस वक्त उसको क्या कहते हैं अप्रोच करेगा या पुश करेगा माल को कि नहीं सर, ये आपका माल इतना खत्म हो जाएगा, आप इसको लीजिए किसी भी तरीके से, आप इसको इतना करवा दीजिए, 5 ही तो डब्बे पड़े हैं, इसको 7 कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, जो भी है। वो जो एक्स्ट्रा जो उसको दे रहा है ना, एक्स्ट्रा वो उसको पुश करके दे रहा है, वो उसकी सेल है। ना कि जो वो सेल है जो उसने अपने आप ऑर्डर दे दिया रिटेलर ने, वो सेल नहीं है। जो पुश करके दे रहा है वो उसकी एक्चुअल सेल है उस सेल्समैन की। तो सेम दुकानदार की भी सेल्स वो गिनी जाती है जो कि वो प्रोडक्ट वेल नोन नहीं है, मार्केट में उसको कोई नहीं जानता, वो उसकी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है, वो उसकी एक्चुअल सेल्स है। ये शक्ति बोक का माल बेच देना, रिन सर्फ एक्सल का माल बेच देना, ये कोई सेल नहीं होती है। तो अब इसका जो लास्ट सवाल था वो यही था, अगले हफ्ते हम वापस नहीं आए तो तुम, तो भाई दुकानदार इस तरीके का होना चाहिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप के कि आपको कोई 500,000 का माल देके जा रहा है तो आप उसको बेच सको। अब उसको बेचने के तरीके ऑब्वियस सी बात है, आप दुकानदार हो तो बहुत अच्छे तरीके आपके पास रहते होंगे, क्योंकि ऑन द जॉब आप बहुत कुछ सीखते हो। आप कुछ भी करिए, उस पर डिस्काउंट लगा दीजिए एक्स्ट्रा। कोई आप कोई छोटी एमआरपी का माल है तो आपसे कोई 1,000-2,000 का माल लेके जाता है तो उसको एक फ्री गिफ्ट की तरह अपने कस्टमर को दे दीजिए, आपका कस्टमर भी खुश हो जाएगा, आपका भी माल निकल गया और वो अगली बार आपसे परचेज करने दोबारा आएगा अपने कस्टमर अच्छा बना लिया। देखिए एट द एंड मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, आप सेल्समैन हो या फिर किसी नए स्टार्टअप को आपने शुरू किया और मार्केट में खुद ही अपना माल लेके जाते हो, तो देखिए आप दुकानों पर जाते हो, कोई सामने वाला दुकानदार आपसे उधारी मांगता है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। दिन में 50 से 100 दुकानें कीजिए, मत सोचिए कि आपको 10 दुकान ने आपको से उधारी मांग ली तो वही ट्रेंड है या फिर इसी तरीके से काम होता है, या 20 दुकान वालों ने आपसे उधारी मांग ली कि इसी तरीके से काम होता है और वापस आप घर आ गए। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, पूरा टारगेट लेके चलिए, 50 दुकानें कीजिए, मैं कहता हूँ 100 दुकानें कीजिए। 20 भी आपका माल रखने को रेडी होते हैं तो उसमें से 20 में से ज़रूर 2-3 ऐसे मिलेंगे जो आपको कैश देने के लिए भी रेडी होंगे, और आपको उन्हीं पे ही काम करना है और आगे भी उन्हीं पे ही काम करना है। इस तरीके से आपको डेली हर बीट पे जाके उन्हीं पे ही काम करना है। मैं मानता हूँ रिजल्ट आएगा, पर धीरे आएगा, ये भी मैं मानता हूँ, टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा, पर जो रिजल्ट आएगा बहुत सॉलिड आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका पैसा भी सेव रहेगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो आपको बस उन 3 दुकानों पे ही काम करना है और उन्हीं को ही धीरे धीरे, अब जैसे आप धीरे धीरे उन्हीं 50-100 दुकानों पे अगले हफ्ते जाएंगे या 10 दिन की विजिट रखते हैं उस पे जाएंगे तो उनमें से भी 2-3 लोग फिर अगले हफ्ते भी कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जूते तो आपको घिसने पड़ेंगे, खून पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। और देखिए मार्केट का ट्रेंड सेट करने वाले हम ही लोग होते हैं, हम लोग, जैसा मैं कहता हूँ जैसा घर बनाएंगे वैसे ही बनेगा, ट्रेंड हम लोग ही सेट करते हैं। तो जैसा हम लोग ट्रेंड सेट करेंगे वैसा ही मार्केट उस तरीके से उसका रुख ले लेगी और उस तरीके से चलने लगेगी। और दूसरी बात ये, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है कि सामने वाला आपसे उधारी मांग रहा है और आपको रिजल्ट थोड़ा सा कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा है, तो उसको आप ये बोल सकते हैं कि सर छोटी बिलिंग करा लीजिए, 500 रुपये का माल ले लीजिए, 700 रुपये का माल ले लीजिए, 300 रुपये का माल ले लीजिए, पर आप कैश में ही करेंगे और कैश ही आपको उनसे लेना है, आपको ये सोच के काम करना है। तो देखिए लगे रहोगे, मेहनत करोगे, हार नहीं मानोगे तो कैश की दुकान आपको मिल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी और एक अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच।